हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे जिसमें हमने स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी ख़त्म कर लिया था और तुगलक डायनेस्टी पढ़ रहे थे। तुगलक डायनेस्टी में हमने गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक को ख़त्म कर लिया था और फिरोज शाह तुगलक पढ़ रहे हैं जिसमें हमने फिरोज शाह तुगलक के पॉजिटिव पॉलिसीज़ को देख लिया था। अब उसके नेगेटिव पॉलिसीज़ को देखते हैं। तो नेगेटिव पॉलिसीज़ इसके दो तरह के थे, एक रिलीजियस पॉलिसीज़ और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। सबसे पहले हम लोग फिरोज शाह तुगलक के रिलीजियस पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसने जितने भी इसका जो फोर्ट था वहाँ पे जितने भी स्टैचू और पेंटिंग थे सबको डिस्ट्रॉय करवा दिया, क्योंकि इसको स्टैचू और पेंटिंग पसंद नहीं थे। और दूसरा, इसने जो सूफी या संत के श्राइन होते वहाँ जाने से औरत को मना कर दिया। मतलब उस समय जो सूफी और संत का जो घर हुआ करता था वहाँ पे अब औरत नहीं जा सकती थी। उसके बाद इसने जो क्लॉथ्स पे उस समय के राजाओं का शौक़ होता था कि अपने कपड़ों पे हम लोग सोने या चांदी के परत चढ़वाएं, उसने यह बैन करवा दिया कि कोई भी इंसान सोने या चांदी के परत वाला कपड़ा नहीं पहन सकता है। और इसने 4 तरह के टैक्सेस को लाया। इसने लगभग 21 टाइप के टैक्स को बैन करवा दिया और सिर्फ 4 टाइप के टैक्स को ही रहने दिया। सबसे पहला था ज़कात। ये 2.5% था, जो जितना भी ये मुस्लिम पे लागू होता था कि किसी मुस्लिम के पास इतना प्रॉपर्टी है, ये 100% होगा। तो 100 का 2.5% इसको राजा को देना होगा। उसके बाद खाम्स, ये 1/6 होता था कैप्चर ड्यूरिंग वॉर। मतलब वॉर में जितना भी सामान लूट के लाए हैं इसके सेना, उसका जो 1/6 होगा वो राजा के पास आएगा। और उसका जजिया प्रोटेक्शन टैक्स हुआ करता था, जो नॉन मुस्लिम्स थे उनसे लिया जाता था। जैसे कोई मुस्लिम यहाँ पे और कोई हिंदू है, तो मुस्लिम से जजिया कर नहीं लिया जाएगा और हिंदू से लिया जाएगा, क्योंकि वो मानता था कि हिंदू का हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं, या फिर अदर हिंदू के अलावा और कोई भी धर्म हो उनका हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसके कारण हम लोग उस पर जजिया टैक्स लगाएंगे। उर्सा, यह लैंड टैक्स हुआ करता था मुस्लिम के लिए, क्योंकि उस समय चारों तरफ मुस्लिम ही थे। जितने भी नोबल्स थे इसके मुस्लिम थे, जमींदार टाइप के लोग हुआ करते थे, सारे मुस्लिम हुआ करते थे। इसलिए प्रॉपर्टी पर जब भी इस समय टैक्स आएगा तो ये मुस्लिम पर ही आएगा, क्योंकि और किसी धर्म के जो नोबल्स थे वो उतने रिच नहीं थे जितने मुस्लिम थे। तो हम लोग चलिए अब इसके और भी नेगेटिव पॉलिसीज़ को देखते हैं। इसका नेक्स्ट रिलीजियस पॉलिसीज़ था कि इसने डिस्ट्रॉय करवा दिया पुरी के जगन्नाथ टेम्पल और कांगड़ा के ज्वालामुखी टेम्पल को। यह इसको डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता था, लेकिन इसको जो उस समय के मुस्लिम नोबल्स हुआ करते थे उनको लगता था कि हिंदुओं को प्रमोट कर रहा है, इसके कारण इसको तोड़ना पड़ा। और ये उस समय के सारे तो नहीं मगर मोस्टली रूलर्स ने किया कि हिंदू से संबंधित जो भी स्कल्पचर, मंदिर या फिर और कुछ भी हुआ करते सबको डिस्ट्रॉय करवा देते थे, ताकि यह अपना एम्पायर और भी फैला सके। तो चलिए हम लोग इसके कुछ ऐसे पॉलिसीज़ को देखते हैं कि इसने फिरोज शाह तुगलक ने किस तरह इस रिलीजियस पॉलिसीज़ के विरुद्ध क्या काम किया। अब हम लोग कुछ ऐसे पॉलिसीज़ को देखते हैं जो अगेंस्ट था रिलीजियस पॉलिसीज़ के। तो सबसे पहले तो इसने हिंदू स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट करवाया ताकि मुस्लिम भी इनको पढ़ सके, क्योंकि उस समय में इसका सोच था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल के रहेंगे तभी भारत का विकास हो पाएगा। इसी के कारण इसने हिंदू स्कल्पचर को उर्दू में ट्रांसलेट करवाया और जो उर्दू स्कल्पचर थे उनको हिंदी में ट्रांसलेट करवाया, मगर इसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं इसको। और एक और इसने अडॉप्ट किया एक लड़की को, जो कि उसको पंचकोट फोर्ट से मिली थी। पंचकोट फोर्ट एक राजपूत रूलर का था जिसको इसने हरा दिया, और उसकी जो बेटी थी इसने इसको अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो काफ़ी छोटी थी इसलिए उसका देखभाल कोई और नहीं कर सकता था। इसके कारण नोबल्स गुस्सा हुए कि यह एक हिंदू की बेटी को कैसे अपने घर में ला सकता है। और तीसरा, इसने उलेमा क्लास जो हुआ करते थे, उलेमा क्लास को पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने से मना कर दिया। उलेमा क्लास के कोई भी लोग पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं।
जो भी होगा राजा के नोबल्स या फिर राजा खुद करेगा। और चौथा, इसने हिंदूज को बैन नहीं किया अपने कस्टम करने से, मतलब कोई भी हिंदू अपना पूजा कर सकता था इसके राज्य में। ऐसा नहीं था कि ईद मनाया जाएगा, होली नहीं मनाया जाएगा। इसने सारे त्योहारों को मनाने का ऑर्डर दे दिया था। इस प्रकार हमने फिरोज शाह तुगलक के रिलीजियस पॉलिसीज़ को पढ़ लिया। अब हम लोग इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को पढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ का पहला पॉलिसी था मेड इक्ता हेरिडेटरी। तो इक्ता क्या था? इसे इल्तुतमिश ने लाया था, जिसका मतलब था कि ये मान लेते हैं ये दिल्ली सल्तनत है, यहाँ पे राजा बैठेगा, रूलर, और उसके एरिया को कुछ इस तरह बांट दिया गया था कि इस एरिया का एक जमींदार टाइप का एक पर्सन होगा, उसको इक्ता कहा जाता था। यहाँ का एक दूसरा इक्ता होगा, इसका दूसरा, यहाँ का दूसरा, यहाँ का दूसरा और यहाँ का दूसरा। तो इक्ता में कुछ ऐसा सिस्टम था कि जमींदार हर बार चेंज होते रहे, कि जैसे अभी कोई यहाँ का इक्ता है, फिर उसका बेटा बने या ना बने इसका कोई ठीक नहीं था। लेकिन इसने इक्ता को हेरिडेटरी कर दिया कि अगर किसी का पिता इक्ता है तो उसका बेटा भी इक्ता बनेगा ही बनेगा। ये दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन का ये भी एक कारण था, क्योंकि इक्ता को हेरिडेटरी करने के कारण दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन का कारण ये इक्ता सिस्टम को हेरिडेटरी करना भी था। क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक अगर जैसे कोई इंसान का बेटा अगर रूलर बना, उसका फिर अगला इक्ता बना, इसके कारण उसके जो उस सक्सेसर्स आएंगे उनको लोग ये तो राजा नहीं, हम ही लोग राजा हो सकते हैं यहाँ के, क्योंकि मेरे पूरे एंसिस्टर्स यहीं पे रूल करते आए हैं। इसके कारण फ्यूचर में यहाँ के जो इख्तेदार होंगे वो रिवेल करके अपना एरिया कैप्चर कर लेंगे। इसका दूसरा पॉलिसी था कि इसने दिखाया जनरसिटी इन रिवेन्यू सिस्टम, मतलब कि इसने पोलाइटनेस दिखाया। जो रिवेन्यू सिस्टम था, और भी रूलर चाहे उन्होंने रिवेन्यू लेने को, जैसे कोई रूलर है और कोई अपना टैक्स नहीं दे रहा तो वो रूलर उसको पनिशमेंट देगा, लेकिन ये बोलता था पैसा नहीं है, रहने दो, बाद में दे देना। लेकिन ये सिर्फ रिच क्लास के लिए था, ताकि रिच क्लास को ये खुश रख सके। अगर रिच क्लास चाहे तो इस महीने टैक्स दे या नहीं दे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। और तीसरा था कि इसने आर्मी को हेरिडेटरी कर दिया, मतलब कि आर्मी आज जैसे कोई आर्मी सोल्जर है, मान लेते ये इसका एक सोल्जर है, ये आज बीमार हो गया तो ये छुट्टी लेता, और कोई रूलर रहता छुट्टी लेता तो उसका एक दिन का सैलरी कट जाता। लेकिन इसने क्या कर दिया कि अगर कोई भी आर्मी है, वो लड़ाई में नहीं जाना चाहता, बीमार है, मर गया, तो वो अपने अलावा किसी और को भी भेज सकता है, सैलरी उसको मिलेगा लेकिन काम कोई और करेगा। ये भी इसके डिक्लाइन का कारण था, क्योंकि बाद में जब भी कोई इन्वेडर आएंगे इंडिया में, तो ये आर्मी को मिला लेंगे और बोलेंगे तुम बस एक आदमी को भेज दो, इसको लगेगा मेरा पूरा आर्मी है लेकिन वो मेरे तरफ से हो। और इसने स्टॉप कर दिया दाग और हुलिया पॉलिसी। अब देखते हैं दाग और हुलिया पॉलिसी क्या था। उस समय में क्या होता था कि कोई भी सेना है तो उसको, जो भी सेना है उसको एक घोड़ा दिया जाता था, तो वो घोड़ा उस समय चोरी भी हो सकता है। इसी के कारण घोड़ा के ऊपर एक लोहा को जला के घोड़ा के ऊपर एक स्टाम्प लगाया जाता है कि ये इसका है। घोड़ा का जो मालिक हुआ करता था उसके ऊपर भी एक निशान लगाया जाता था कि ये घोड़ा इसका है। इसने इस पॉलिसी को बंद करवा दिया, जिसके कारण इसके राज्य में काफ़ी ज़्यादा घोड़ों की चोरी होने लगी। इसने करप्शन को प्रमोट किया कि जैसे कोई भी इंसान आया उसके पास बोला, जैसे राजा जी मुझे वो आदमी पैसा नहीं दे रहा है, तो राजा खुद उसको बोलेगा जाके उसको थोड़ा घूस वूस दे दो, वो पैसा दे देगा। इसके कारण भी दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन होने का रीज़न था। इसी के कारण फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है कि अगर ये रूलर नहीं बनता तो दिल्ली सल्तनत कुछ समय और तक चल सकता था, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे काम किए जिसके कारण दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन की ओर बढ़ गया। अब ये 1351 में ये मर जाएगा और इसके बाद कोई रूलर सक्षम था नहीं, और इसका एम्पायर लगभग 1414 तक चलेगा। इसके बाद कोई और रूलर कुछ कर नहीं पाएगा। 1 साल 2 साल ऐसे करते करते लास्ट में तैमूर का इन्वेड होगा और इसका पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। अगर आपको फिरोज शाह तुगलक के नेगेटिव पॉलिसीज़ में कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मेहनत सफल हो।